अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो नहायत इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन मोहतरम, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मैं कोई यूनिक और कोई अछूता प्रोग्राम आपके लिए पेश करूं। ये आम जो आप वीडियोस देखते हैं इससे हट के ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर आपके लिए लाऊं जो मौज़ूआत आपको यूट्यूब पे दस्तयाब ना हों। और ये मेरी कोशिश रही है। मैं ये क्लेम तो नहीं करता कि जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ बाकी लोगों की तरह। लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपके लिए कोई ख़ास वीडियोस बनाया करूँ। आज का मेरा प्रोग्राम भी बड़ा ख़ास है और इसका सब्जेक्ट है क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स। यानी आप देखें कि हमारे मुल्क में भी आजकल सियासी गर्मा गर्मी बड़ी चल रही है और कोई किसी के पीछे लगा है, कोई किसी के पीछे लगा है, और सोचे समझे बग़ैर, उसको परखे बग़ैर, यानी उसको स्टडी किए बग़ैर वो लोग एक भेड़ चाल की तरह लोग पीछे लगे हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से स्टडी ये कर रहा था कि जो दुनिया में ग्रेट लीडर गुजरे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, उनमें क्या बात अछूती थी, क्या बात अनमोल थी, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी जो आम लीडरों से उनको मुमताज़ करती हैं, उनमें जुदागाना चीज़ क्या थी। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके कोई 10, 12, 14 लीडर्स, वर्ल्ड फेमस लीडर्स जो जिनका अब दुनिया में नाम नहीं है, लेकिन उनके कारनामे जो हैं वो तारीख़ इंसानी हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी, वो मैं आपके सामने सारे पेश करना चाहता हूँ। और वीडियो शॉर्ट होगी। उनके पहले हिस्से में मैं उन सब के नाम पेश करूँगा, उनके नाम बताऊँगा, फिर उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन बताऊँगा, और फिर उनका ओहदा बताऊँगा, उनके पास ओहदा क्या था, और फिर आखिर में मैं उनकी सब लोगों में जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं वो आपको बताऊंगा। ये करके मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ये मैं सब की अलहदा आपको क्वालिटीज़ नहीं बताऊंगा, ये सब में कॉमन क्वालिटीज़ जो थी, जो उनको मुमताज़ बनाती हैं, जिसमें उनको दवाम मिला है, वो रहती दुनिया तक उनके नाम को याद रखा जाएगा। ये क्वालिटीज़ क्या थी, एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा जो मैंने स्टडी की है, रिसर्च की है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और ये दिलचस्प है और आप आखिर तक देखिएगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी मैं जल्दी जल्दी करूं और शॉर्ट वीडियो बनाऊं। लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। सबसे पहले नाम आता है, ये लिस्ट चूँकि मैंने बनाई है, ये रिसर्च वर्क स्टडी करके बनाई है, ऐसे रैंडम नहीं बनाई, स्टडी करके बनाई है। मुझे चूँकि पाकिस्तान से प्यार है, अपने वतन से प्यार है, तो मैं पाकिस्तान में देखूंगा कि आज तक हमारे पास भी कोई लीडर कभी कोई रहा है। अभी तो मुझे कोई लीडर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमारे पास एक लीडर रहा है, सिर्फ एक। हमारी 75 साल हिस्ट्री ने एक लीडर पैदा किया, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ था और पाकिस्तान के पहले वो गवर्नर जनरल थे। उनका 1948 में इंतकाल हो गया और वो चले गए। अब ये जो किन खूबियों के मालिक थे, ये मैं सब लीडरों की आखिर में बताऊंगा, कॉमन क्वालिटीज़ बताऊंगा। अलग-अलग बनाने में तो मैं सारी रात बोलता रहूं तो ख़त्म नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है भारत के लीडर महात्मा गांधी।
इनका भी 1948 में उनको मर्डर किया गया। तीसरे नंबर पर आता है, ये मैं स्टडी करके बता रहा हूं उनकी क्वालिटीज, जो मुमताज लोग हैं, रिफ रैफ नहीं है, मुमताज लोग हैं। नंबर 3 पे आता है नेल्सन मंडेला। आपने नेल्सन मंडेला का नाम बड़ा सुना होगा, और वो क्या क्वालिटीज थी ये आखिर में मैं बताऊंगा। उनका ताल्लुक था साउथ अफ्रीका से। नंबर 3 पर है सर विंस्टन चर्चिल। इनका ताल्लुक बरतानिया से था, ये बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। नंबर 5 पे आता है मार्टिन लूथर। इनका ताल्लुक यूएसए से था, और अमेरिका के ये एक बहुत नामी गिरामी मिनिस्टर थे। ये कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं थे, मिनिस्टर थे, लेकिन इतने ही बुलंद पाया असूलों के मालिक थे। इनका नाम ये रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नंबर 6 पे इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन का भी ताल्लुक जो है वो यूएसए यानी अमेरिका से था। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ये भी बड़े बासूल और बड़े बड़े आला काम इन्होंने किए। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है नाम नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो उनका ताल्लुक फ्रांस से था, और वो फ्रेंच आर्मी के कमांडर थे। वो भी लीडर थे, वर्ल्ड रिनाउंड लीडर थे। अच्छा, उसके बाद नाम 8वें नंबर पर आ जाता है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं वो अमेरिकन सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और गालिबन उनका अमेरिकन डॉलर पे वो भी है, क्या कहते हैं, तस्वीर भी है। उसके बाद 9वें नंबर पर नाम आ जाता है जूलियस सीजर। ये एक रोमन जर्नैल थे। ये बहुत पहले गुजरे हैं, बहुत पहले गुजरे हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले गुजरे हैं। मैं वो लंबी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लंबी हिस्ट्री में गया तो वक्त ज़ाया होगा आपका। नंबर 10 पे आ जाता है किंग। एक बादशाह गुजरे हैं हमारे मुसलमानों के, हमारे बड़े बड़े मिर्ज़ा फैमिली के, मुग़ल फैमिली के बड़े थे। उनका नाम था मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर। ये इंडिया के पहले मुग़ल शहनशाह थे, बादशाह थे, किंग थे। इनके भी बड़े असूल थे, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। फिर 11वें नंबर पर आता है चिनपेंग। चिनपेंग, ये आपको नाम अजीब सा लगेगा, ये भी मैं रिसर्च करके नाम निकाला है। इनका ताल्लुक मलेशिया से था। ये वो हैं जिन्होंने मलेशिया को ज़मीन से उठा के आसमान पे ले गए। अच्छा, उसके बाद 12 नंबर पे आता है ली कुआन यू। इनका ताल्लुक सिंगापुर से था। ये सिंगापुर एक वीरान सा और पसमानदा कीचड़ से बड़ा रेतला जजीरा था, और आज जो मॉडर्न सिंगापुर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर कोई आदमी थूक दे तो $50 उसको फाइन है, और दुनिया का मोस्ट एडवांस, बिल्कुल छोटी सी जगह है, मोस्ट एडवांस और नीट क्लीन और करप्शन फ्री और क्राइम फ्री कंट्री है, उसको बनाने में इनका हाथ है। अब ये 12 लीडर जो हैं ये मैंने चुने हैं। वैसे दुनिया में तो बड़े लीडर गुजरे हैं, लेकिन ये 12 लीडर हैं जिनके कारनामे दुनिया में याद रखे जाएंगे। अब इनको हम एक तरफ कर देते हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा दुनिया में जो लीडर गुजरे हैं उनमें मुसलमानों के कुछ लीडर गुजरे हैं जो बड़े ही बाकमाल थे। अगर उनका मैं नाम ना लूँ तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। उनमें पहले नंबर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों दरूद व सलाम आपकी ज़ात पर हो, वो चूँकि एक डिवाइन शख्सियत थे, अल्लाह की तरफ से वो मुकर्रर करदा थे, वो तो खुदाई तख्लीक थे। वो दुनिया ने लीडर उनको नहीं बनाया था, वो खुदाई तख्लीक थे। हुजूर के चले जाने के बाद फिर
4 लीडर ऐसे गुजरे हैं इस्लामी तारीख में जिन्होंने कमाल कर दिया, जिनमें लीडराना सलाहियतें इन जदीद लीडरों के अलावा कमाल की थी। उनमें पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर खलीफा थे, हज़रत उमर वो भी खलीफा थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खलीफा थे, और आखिर में हज़रत अली करमल्लाह वजहो वो भी खलीफा थे। इनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इनमें भी बाकमाल सलाहियतें थी। अब मैं आ जाता हूँ अपने वीडियो के दूसरे सब्जेक्ट पे। वो सब्जेक्ट क्या है कि कौन सी ऐसी खूबियाँ थी इन लीडरों में जो दुनिया में इनका नाम रोशन हुआ और तारीख़ इंसानी की किताबों में इनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। नंबर 1 पे इन लीडरों में एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि जब वो अपने मनसब पर फाइज थे तो उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां नहीं निभाई कि ये मैं इमरान खान हूँ और ये फराह गोगी आ जाए, या ये उस्मान बुज़दार आ जाए, या मैं नवाज शरीफ हूँ, या मेरी बेटी आ जाए, मरियम आ जाए, इसहाक डार मेरा समधी आ जाए। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं इनको लीडर ही नहीं मानता। ये लीडर ही नहीं है, इन्होंने इन लोगों को पढ़ा ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त एक भी लीडर नहीं है, क्योंकि उन लीडरों ने दुनिया के जो टॉप के लीडर हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ी नहीं, समझा नहीं कि बड़ा लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ना उनको पढ़ा, ना उनकी हिस्ट्री समझी, बस वो तकरीर करने के लिए स्टेज पर खड़े हो गए और अवाम का जमे गफ़ीर आ गया और बोलना शुरू कर दिया और पुरकशिश नारे मार के अवाम को बेवकूफ़ बनाया और चलते बने। ये लीडर का काम नहीं। मैंने पहली क्वालिटी आपको बताई है कि लीडर अपनी फैमिली को ऊपर नहीं करता। ये जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, अपनी फैमिली, अपने बीवी, बच्चे, बेटियां, बेटे, दामाद, अपने समधी, अपने बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, भतीजे भतीजियां, इनको ऊपर नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने काम अगर किया है तो पूरी कौम के लिए काम किया है, अपनी कौम को ऊपर लाए हैं। ये होती है लीडर की पहली सिफ्त। वो उसकी रात की नींदें उड़ जाती हैं कौम के लिए सोचते सोचते। वो काम करता है तो कौम के लिए, सोचता है तो कौम के लिए, फैसले करता है तो कौम के लिए। उसका उठना बैठना, सोना जागना, हर काम जो है अपनी कौम को अपलिफ्ट करने के लिए होता है। कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमें लीडरों से बनती है। नंबर 1। और नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ नेशन के लिए काम करते हैं। नंबर 3 क्वालिटी, ये इन तमाम लीडरों में कॉमन क्वालिटीज थी जिन्होंने उनको मुमताज़ बनाया। नंबर 3, वो जो अपनी टीम होती है, आजकल के दौर में तो क्या काबीना होती है, तो बादशाह के दौर में भी वो काबीना हुआ करती थी, उनके वजीर हुआ करते थे और उनके मशीर हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे। वो नहायत दयानतदार, ऑनेस्ट और अपनी तरह के डेडिकेटेड जांफिशानी वाले बंदे उनकी टीम सेलेक्ट करते थे। ऐसे नहीं है उस्मान बुज़दार रिश्वत ले रहा है, सारी दुनिया शोर मचा रही है, उस्मान बुज़दार जो है रिश्वत ले रहा है, और वो इमरान खान कह रहा है उस्मान बुज़दार लगा रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता क्योंकि मैंने मुकर्रर किया है। ऐसे नहीं होता। लीडर अपनी टीम ऑनेस्ट बंदों को सिलेक्ट करती है। अच्छा, अब आ जाएं पब्लिक फंड्स। ये जो टैक्सेस जमा होते हैं, जो पब्लिक फंड्स होते हैं, उनके ऊपर उसका कंट्रोल होता है ज़ाती मुफाद के लिए, और वो फंड इस्तेमाल नहीं होते
ऐसे नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क दिवालिया हो रहा है और सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और 300 बंदों का वफ्द लेके जा रहे हैं। अपने दोस्त, अपने भांजे, भतीजे, रिश्तेदार और अपने समधी, उनके बच्चे और अपने वजीरों की फैमिलियां, वो 300 बंदों के कौमी खजाने पे बोझ डाल के उनको डेलीगेशन में लेके जा रहे हैं। बात तो सिर्फ 2 बंदों ने या 4 बंदों ने करनी है। आप फकीरों की तरह कर्ज मांगने जा रहे हैं और आप 300 बंदों का वफ्द लेके जा रहे हैं। और जब आप जनेवा में वो जो फ्लड के लिए लेने गए थे, चंदा लेने गए थे जनेवा में, ये 2 महीने पहले, तो आप दुनिया के सबसे महंगे तरीन होटल में ठहरे थे। IMF के वफ्द ने कहा इन फकीरों को देखो, ये भीख मांगने आए हैं और दुनिया के सबसे महंगे होटल में ठहर रहे हैं। ये कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होता। पब्लिक मनी, पब्लिक फंड को वो दयानतदारी से इस्तेमाल करता है, अपनी आसाइशों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये लीडर की क्वालिटीज होती हैं। उसके बाद नंबर 5, लीडर की बेहतरीन क्वालिटीज ये होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट शोबा वो एजुकेशन सेक्टर में वो करता है, तवज्जो देता है, अपनी कौम को तालीमी इनकलाब से रूशनास कराता है, मुल्क में तालीम आम करता है, अपनी जाहिल कौम को, अनपढ़ कौम को तालीम दिलवाता है। उसके लिए क्या करता है? बेहतरीन स्कूल कायम करता है, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां कायम करता है। उसके बाद आजकल के जदीद दौर में आप का मुकाबला ऐसी दुनिया से है जहां पर आप अगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते तो आपका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान का वजूद खतरे में क्यों है? जो चीज़ है चाइना से इंपोर्ट कर लो, जो आपको ज़रूरत है आप चाइना से इंपोर्ट कर लो। भाई आप इंसान नहीं हैं, आप तालीम याफ्ता नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, आप तहकीक करें, आप अपने मुल्क के वसाइल पे इन्हिसार करके अपनी चीज़ें पैदा करें, आप साइंटिफिक रिसर्च करें। और साइंटिफिक रिसर्च ऐसे नहीं हो जाती। आप कितने PhD पैदा करते हैं आप देख लें दुनिया में। भारत के PhD, भारत के तालीम याफ्ता लोग माइक्रोसॉफ्ट और कहाँ की दुनिया की IT बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के प्रेसिडेंट हैं भारत के। जी जनाब, ये समझ लीजिए आप। तो साइंटिफिक रिसर्च के बगैर आप नहीं कर सकते। ये इन लीडरों ने ये काम किए हैं तो मुमताज़ बने हैं। ये है लीडरों की अप्रोच। उसके बाद आपने इसी साइंटिफिक रिसर्च से, अगर आपका मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान है, तो आपने दरियाओं का पानी कैसे इस्तेमाल करना है, अपने ग्लेशियर कैसे इस्तेमाल करने हैं, अपना नहरी निज़ाम कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरीके से लाखों एकड़ अराजी बलूचिस्तान में और सिंध में जो है वो पानी से महरूम है, और आपका लाखों क्यूसेक पानी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर समंदर में आप ज़ाया कर देते हैं। आपको इदराक ही नहीं है कि आपके पास कितना पानी है और आप कितना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना आपके मुल्क में कोई डैम बनाने देता है आपको, ना आप डैम बनाने का सोचते हैं। आप सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, नैब में इसके खिलाफ केस, नैब में उसके खिलाफ केस, वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। कौम का कोई हाल नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये लीडर का काम नहीं है। लीडर का काम है एग्रीकल्चर में इनकलाब लाना, जो इंडिया ने किया है, जो इसराइल ने किया है, जो चीन ने किया है, जो अमेरिका ने किया है, जो बाकी ममालिक ने किया है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपलिफ्ट करना। आपकी इंडस्ट्री तो सारी बंद हो रही है। आपने गैस और बिजली और बाकी चीज़ों पे टैक्सेशन इतनी ज़्यादा, इतनी हैवी कर दिया है। अमेरिका और CIA के कहने पे और IMF के कहने पे आपकी पैदावार बंद, आपकी गाड़ियों के कारखाने बंद, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद, तमाम कारखाने बंद,
और 2 करोड़ लोग आपके बेरोजगार जो हैं वो मुल्क में फिर रहे हैं। 24 करोड़ में 2 करोड़ जो बेरोजगार फिर रहे हैं, वो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है आपके लिए। ये ग्रेट लीडर्स की ये क्वालिटी नहीं होती है। आप सियासी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आपको इक़्तिदार का नशा चढ़ा हुआ है, मुझे इक़्तिदार मिल जाए। वो इमरान कहता है मुझे मिल जाए, शहबाज शरीफ कहता है मुझे मिल जाए, फजलुर रहमान कहता है मुझे मिल जाए, मरियम कहती है मुझे मिल जाए। आप इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, आपके पास ना सोच है, ना विजन है, ना इन लोगों को आपने पढ़ा है जिनकी लिस्ट मैंने आपको गिनवाई है। उसके बाद सेल्फ रिलायंस, आपने अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ों पे इन्हिसार करना है। आप कुत्तों के नहाने के शैम्पू, बिल्लियों के, कुत्तों के खाने के बिस्किट भी बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हैं। छोटे से छोटा शैम्पू भी नहाने का आम जो है वो आप फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई मुल्क है? इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं? फिर एक बहुत बड़ी बात, गौर कीजिए, आपकी सारी की सारी जुडिशरी करप्ट है। रूल ऑफ लॉ आपकी कंट्री में नाम का नहीं है, और कानून की हुक्मरानी आपके मुल्क में नाम की नहीं है। आपका अदालती निज़ाम फेल, आपका ज़री निज़ाम फेल, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल, आपका हेल्थ का निज़ाम फेल, आपका PIA फेल, आपका रेलवे फेल, आपके तमाम सरकारी शोबे फेल। क्यों? कि आप किसी और मिशन में लगे हैं। कौम का तो सोच ही नहीं रहे कि कौम का क्या बनेगा। बस टैक्स लगा दो, टैक्स लगा दो, टैक्स लगा लगा के कौम का इतना बुरा हाल कर दिया, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क के हुक्मरानों पर लोगों का क्या एतमाद होगा? ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जिस मुल्क की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा, ताकतवर को इंसाफ, ताकतवर को रिलीफ मिलेगा और कमजोर को इंसाफ नहीं मिलेगा। डाकू डकैती करने के बाद बच जाते हैं। आपका सारा निज़ाम अदलिया का मुकम्मल तबाह हो चुका है। इस वजह से इंसाफ नहीं मिलता। जब इंसाफ नहीं मिलता तो उसके साथ जुड़े सारे इदारे तबाह हो जाते हैं। ये मैंने मुख्तसर आपको बताया था कि ये असूल होते हैं। फिर आपके पास कोई हंगामी विजनरी प्लान होता है लीडर के पास। लीडर ड्राइवर होता है, पायलट होता है, जो शिप को लेके चलता है, जहाज को लेके चलता है। हमारे लीडर्स के पास विजन ही नहीं है। मुझे नहीं यकीन इमरान खान ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इन इंटरनेशनल लीडर्स जिनका हिस्ट्री में नाम है, कभी उनको पढ़ा होगा या सोचा होगा कि उनकी कामयाबी के कौन से सुनहरे असूल थे जिस वजह से दुनिया उनको याद करती है। आप जाएं, हज़रत अबू बकर की पढ़ें हिस्ट्री, हज़रत अली की हिस्ट्री पढ़ें, और आपको पता चलेगा। हज़रत उमर की हिस्ट्री पढ़ें। हज़रत उमर एक दफ़ा खड़े थे, उनके पास एक फरियादी आया फरियाद लेके, तो वो अपने घर की छत पे डालने वाला मिट्टी का गारा जो है उसमें अपने पैरों से उसको गूंद रहे थे। तो उस आदमी ने आके हज़रत उमर से कहा कि मैंने उमर से मिलना है। हज़रत उमर ने उससे कहा बताओ क्या बात है। वो कहने लगा भाई तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खलीफा वक्त के पास आया हूं, तुम तो एक मामूली मुलाजिम हो, तुम ये गारा गूंद रहे हो छत पे डालने वाला, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूं। उसने कहा मैं ही उमर हूं, मैं अपना काम खुद करता हूं, तुम क्या समझते हो कि खलीफा वक्त के सर पे ताज होगा, उसके आगे दरबारियों की फौज खड़ी होगी। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूँ, मुसलमान कौम का खलीफा हूँ, बात करो मेरे साथ, मुझे अपनी शिकायत बताओ। तो जो शिकायत थी फिर उसने बताई और उसकी शिकायत हज़रत उमर ने
वहां खड़े खड़े रफा कर दी। ये होते हैं लीडर जो अपनी जात को पुरताइश जिंदगी में नहीं रखते, वो पुरताइश जिंदगी कौम की बनाते हैं, कौम को अपलिफ्ट करते हैं, कौम का सोचते हैं। कौमों में इनकलाब ऐसे नहीं आता, लीडरों की वजह से आता है। आपके लिए सवाल ये है, जिस मुल्क की अदालतों में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क के जज करप्ट हों, जिस मुल्क के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सुपीरियर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी के सारे जज सिफारिशों पे काम करते हों, उस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। और बाकी निज़ाम, बाकी इदारे, उनका भी जुडिशरी से बुरा हाल है। तो ये थी आपके लिए मालूमाती वीडियो। उम्मीद है कि आपको सैर हासिल मालूमात मिली होगी। अंटिल